नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंकित कुमार द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रभावी हो गया था और लक्ष्य अब बिंगचिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट का सदस्य बन गया था, जिससे उसे मंत्रालय के आंतरिक नेटवर्क पर उल्कापिंड खरीदने की अनुमति मिल गई थी। वो न केवल उल्कापिंड खरीद सकता था, बल्कि तरल धातु और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नवीनतम उत्पादों जैसी कई अन्य वस्तुएं भी खरीद सकता था। लक्ष्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उत्पादों की सूची देखी और पाया कि आज बिक्री के लिए कोई उल्कापिंड या तरल धातु उपलब्ध नहीं है। ऐसी वस्तुएं हर दिन उपलब्ध नहीं होती थी। इन्हें केवल कभी-कभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए बिक्री के लिए रखा जाता था। लक्ष्य ने अन्य उत्पादों को देखना बंद कर दिया। उसे अब कुछ काम करना था। इसका उद्देश्य शियाओ तियानजुओ, शियाओ तियान्यू और किंगफिंग की जानकारी के बारे में पूछताछ करना था। पहले लक्ष्य के पास पूछताछ की अनुमति नहीं थी, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आंतरिक सदस्यों के पास ये अनुमति थी। ये एक विशेषाधिकार था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े हर व्यक्ति को ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त था। ये विशेषाधिकारों का युग था और ये विशेषाधिकार हर जगह मौजूद थे। हालांकि लक्ष्य के विशेषाधिकार के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लोगों से पूछताछ नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस दर्जे के बिना लोगों से पूछताछ करना कोई समस्या नहीं थी। लक्ष्य ने सबसे पहले वॉरियर नेटवर्क पर शियाओ तियानजुओ और शियाओ तियान्यू की खोज की। जल्द ही जानकारी सामने आ गई। लक्ष्मण, पुरुष, 26 वर्ष आयु, स्तर 7 योद्धा जनरल, दैवीय शक्ति से स्वाभाविक रूप से संपन्न, हथियार, लंबा भाला। इसके बाद उपलब्धियों और खरीद रिकॉर्ड की एक लंबी सूची थी, जिसमें शियाओ तियानजुओं के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया गया था। लक्ष्मण की स्थिति लगभग लक्ष्मण जैसी ही थी। दोनों हमेशा साथ रहे थे। दोनों के पास स्वाभाविक दिव्य शक्ति थी और वे हमेशा साथ मिलकर लड़ते थे। लेकिन लक्ष्य ने जल्द ही मुख्य बिंदु का पता लगा लिया। इन जुड़वा बच्चों के बीच टेलीपैथी थी। कई जुड़वा बच्चों में टेलीपैथी की क्षमता होती है, लेकिन कुछ ही इसे इस हद तक महारत हासिल कर पाते हैं। हालांकि उन्होंने इसे हासिल कर लिया था, खासकर युद्ध के दौरान, जहां उनके दिमाग लगभग एक साथ काम करते थे, जिससे साथ मिलकर काम करने पर उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी। दो ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्राकृतिक दैवीय शक्ति है और जो एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, युद्ध में उनकी संयुक्त शक्ति दोगुनी हो जाती है। मुझे खुशी है कि मैंने इसे देख लिया, वरना मैं अचानक हमले का शिकार हो जाता। इन दोनों की जानकारी की जांच करने के बाद लक्ष्य ने किंगफिंग की तलाश शुरू की। किंगफिंग मिल गया, लेकिन लक्ष्य को पता चला कि इस व्यक्ति की जानकारी गोपनीय थी। लक्ष्य चौंक गई, फिर सतर्क हो गई। गोपनीय जानकारी आमतौर पर कुछ श्रेणियों में आती है: अधिकारी, युद्ध देवता, कुछ विशेष प्रतिभाएं और अंत में पंजीकृत मानसिक शक्तियां रखने वाले व्यक्ति। इन व्यक्तियों के पास गोपनीय जानकारी होती है। किंगफिंग निश्चित रूप से कोई अधिकारी या युद्ध देवता नहीं था और लक्ष्य को भी यकीन नहीं था कि वह कोई विशेष प्रतिभा वाला व्यक्ति है। इससे केवल एक ही संभावना बचती थी: यह व्यक्ति एक मानसिक शक्ति वाला भी हो सकता है। और लक्ष्य जानती थी कि गोपनीय दर्जा हासिल करने में सक्षम मानसिक क्षमता वाला व्यक्ति स्वर्ण स्तर का होना चाहिए। लक्ष्य को इस बात की बहुत खुशी थी कि वो इस जानकारी की जांच करने आया था। अन्यथा अगर वो जल्दबाजी में जंगल में चला जाता तो शायद वो सीधे मलिक ठाकुर के जाल में फंस जाता। एक स्वर्ण स्तर का मानसिक शक्ति संपन्न व्यक्ति, जो एक उच्च स्तरीय सरदार भी था। केवल इस एक व्यक्ति से लक्ष्य के पास बचने के बहुत कम मौके होते,
दो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों की तो बात ही छोड़िए, जो टेलीपैथिक भी थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नितिन ठाकुर अपने बेटे को जंगल में जाने देने के लिए तैयार था। आखिरकार उसके पास इतनी शक्तिशाली सुरक्षा व्यवस्था थी। इन गिने चुने लोगों की मौजूदगी में मलिक ठाकुर के लिए मौत को गले लगाना भी शायद आसान काम नहीं होगा। हालांकि दुश्मन शक्तिशाली था, इसका मतलब यह नहीं था कि लक्ष्य ने हार मान ली। उसे जाना ही था, और अभी भी एक सप्ताह बाकी था। जाने से पहले उसे पर्याप्त तैयारी करनी थी। कुछ देर सोचने के बाद लक्ष्य ने एक और वेब पेज खोला। मार्शल आर्टिस्ट प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऑनलाइन एक बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण पद्धति थी। आप पैसे देते हैं और आपको कई शिक्षक मिल जाते हैं जो आपको मार्शल आर्ट सिखाते हैं, कई लोगों की ताकत का लाभ उठाते हुए, जो अकेले काम करने से कहीं बेहतर था। लक्ष्य भाला चलाने का शिक्षक ढूंढना चाहता था। हालांकि उन्होंने अब तक भाला युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद थंडर क्लैप के 9 रूपांतरणों का निर्माण किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो यह भाला युद्ध तकनीक 9 घूमती भाला नदी का मात्र एक त्वरित रूप थी, और इसके सार में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। भाला युद्ध में उस्ताद बनने के लिए उसे अभी बहुत कुछ सीखना था, और इस समय एक शिक्षक को ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण था। और लक्ष्य अपने पिछले जीवन की यादों के कारण एक ऐसे शिक्षक को जानता था जो उसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त था। खोज करते समय लक्ष्य ने भाला लड़ाई का चयन किया, और तुरंत कई पृष्ठ सामने आ गए जिनमें लगभग 300 अलग अलग भाला लड़ाई प्रशिक्षकों की जानकारी थी। लक्ष्य ने फिल्टरिंग की शर्तें सूचीबद्ध की और प्रशिक्षकों के लिए योद्धा स्तर का चयन किया। इन लगभग 300 लोगों में से युद्ध सरदार स्तर के 85%, युद्ध देवता स्तर के 10% और शेष 5% योद्धा स्तर के थे। और इन 10 से अधिक योद्धा स्तर के व्यक्तियों में से आधे से अधिक के पास वास्तव में कोई कौशल नहीं था। मूल रूप से लक्ष्य के विचार में उन्हें धोखेबाज कहा जा सकता है। लक्ष्य ने एक एक करके नामों को देखा और तुरंत एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर लिया। ये वही था, 9वें स्तर की योद्धा सैंडी। सैंडी 28 वर्ष की, 9वें स्तर की योद्धा, हथियार चलाने में निपुण भाला। शुल्क ऑनलाइन शिक्षण के लिए 2000 रुपये प्रति घंटा और आमने सामने शिक्षण के लिए 20,000 रुपये प्रतिदिन। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह कीमत बहुत कम थी, लेकिन वेबसाइट से पता चला कि सैंडी का आखिरी कारोबार 6 महीने पहले हुआ था, जिसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने 6 महीने से कोई कारोबार नहीं किया था। यह भी बहुत सामान्य था। 28 वर्ष की आयु में योद्धा स्तर का होना इस बात का संकेत था कि इस व्यक्ति के सरदार बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, और यह कल्पना करना संभव था कि उसके पास ज्यादा कौशल नहीं होगा। इसलिए भाला युद्ध सीखने के लिए कोई भी उसके पास नहीं जाता था। हालांकि लक्ष्य जानता था कि भले ही सैंडी बहुत कुशल नहीं था, लेकिन भाला चलाने की उसकी समझ, विशेष रूप से बुनियादी भाला चलाने की, अत्यंत गहरी थी, और उसने अपनी खुद की भाला तकनीक भी बनाई थी। उनके पिछले जीवन में दूसरी आपदा शुरू होने के बाद अलौकिक सभ्यताओं के लोग आइस सिटी आए, और लगभग उन सभी का नरसंहार कर दिया गया जिन्होंने प्रतिरोध किया। सैंडी भी उन लोगों में से एक थी जिनका नरसंहार किया गया था। क्योंकि सैंडी ने शक्तिशाली अलौकिक आगंतुकों का विरोध किया, इसलिए सैंडी ने अपना भाला उठाया और पलटवार किया। हालांकि ताकत में बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन उसकी भाला चलाने की तकनीक ने बाहरी ग्रह से आए आगंतुक को भी बहुत आश्चर्यचकित कर दिया, जिसने कहा कि अगर सैंडी तारामंडल तक पहुंच गया होता तो शायद वो खुद उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। सैंडी की भाला चलाने की तकनीक के कारण उसे मारने के बाद इस व्यक्ति ने उसे विशेष रूप से दफनाया भी। लक्ष्य ने अपने पिछले जीवन में इसके बारे में सुना था और अफसोस जताया था कि हालांकि लोक गुरुओं ने साधना में कुछ प्रसिद्धि हासिल कर ली थी, लेकिन उनकी शक्ति अंततः बहुत कम थी, और धन के बिना मार्शल आर्टिस्टों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। पुनर्जन्म के बाद लक्ष्य ने इस मामले को ध्यान में रखा,
लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास कभी समय नहीं था। अब ये एक बेहतरीन अवसर था। वेबसाइट पर सैंडी का खाता ऑनलाइन दिखा, इसलिए लक्ष्य ने सीधे उन्हें संदेश भेजा, मैं आपसे भाला चलाने की तकनीक सीखना चाहता हूं। एक संदेश भेजा गया और सैंडी ने तुरंत जवाब दिया, क्या आपको यकीन है कि आपने गलत व्यक्ति को नहीं पकड़ा है? मैं तो बस एक योद्धा स्तर का व्यक्ति हूं। कोई गलती नहीं, ये आप ही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये आप ही हैं। बहुत बढ़िया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप ऑनलाइन शिक्षण या आमने सामने शिक्षण में से किसे चुनेंगे? मैं आमने सामने बैठकर पढ़ाई करना पसंद करती हूं। कृपया मुझे अपना पता दीजिए। मैं कल सुबह वहां पहुंचूंगी। सैंडी ने तुरंत एक पता भेजा, फिर कुछ घबराते हुए पूछा, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं, तो क्या आप पहले मुझे थोड़ी सी अग्रिम राशि दे सकते हैं? मैं कल सुबह निश्चित रूप से घर पर आपका इंतजार करूंगी। लक्ष्य मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि सैंडी वाकई बहुत गरीब थी। आमतौर पर कोई भी उनसे सबक लेने के लिए संपर्क नहीं करता था, इसलिए उनका जीवन शायद बहुत कठिन था। ठीक है, मुझे अपना खाता नंबर दीजिए और मैं पहले आपको 50,000 रुपए जमा कर दूंगा। खाता संख्या तुरंत वापस भेज दी गई और लक्ष्य ने दूसरे पक्ष को 50,000 रुपए हस्तांतरित कर दिए। पैसे मिल गए। बहुत बढ़िया। कृपया कल सुबह आ जाइए। मैं अब आंगन साफ करने जा रही हूं। सैंडी बहुत उत्साहित लग रही थी। उसने लक्ष्य को जवाब दिया और तुरंत ऑफलाइन हो गया। लक्ष्य ने भी अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। कुछ देर तक अपनी मानसिक ऊर्जा का संवर्धन किया। महसूस किया कि इसमें थोड़ा सुधार हुआ है और आधी रात तक आराम करने के लिए बत्तियां बंद नहीं की। अगली सुबह लक्ष्य जल्दी उठ गई। घर से निकलने से पहले उसने अपनी मां लीला द्वारा बनाए गए मटन की भराई वाले 10 से अधिक बड़े उबले हुए बन खाए और 2 कटोरी दलिया पिया। अपने घर से निकलते हुए लक्ष्य सबसे पहले पास के एक 24 घंटे खुले रहने वाले सुपरमार्केट में कुछ गोमांस, भुनी हुई बत्तख और बियर खरीदने गया। इन वस्तुओं को लेकर वो सीधे उस पते की ओर चल पड़ा जो सैंडी ने उसे दिया था। पहले तो लक्ष्य को लगा कि सैंडी जैसी किसी व्यक्ति को उत्तरी शहर में रहना चाहिए, क्योंकि वो नागरिक क्षेत्र था, लेकिन ऐसा नहीं था। सैंडी वास्तव में दक्षिण शहर में रहती थी। साउथ सिटी न तो कोई झुग्गी बस्ती थी और न ही कोई समृद्ध इलाका। ये वो जगह थी जहां आइस सिटी के बुजुर्ग लोग रहते थे। यहां बहुत ऊंची इमारतें नहीं थी। इसके बजाय कुछ छोटे आंगन वाले घर थे। ये आंगन काफी बड़े थे। आधार शहर ने यहां के निवासियों से बार-बार आधार शहर में आवास के दबाव को कम करने के लिए स्थानांतरित होने का आग्रह किया था, लेकिन यहां के कई लोगों ने कीमत की परवाह किए बिना अपने घर बेचने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये उनकी पैतृक संपत्तियां हैं और वे किसी भी कीमत पर इन्हें ध्वस्त नहीं होने देंगे। इसलिए बाद में जब आधार शहर का विस्तार हुआ, तब भी दक्षिण शहर के इन आंगनों को संरक्षित रखा गया। यहां के लोगों की जीवन परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति की रक्षा की और यही रहना जारी रखा। जब लक्ष्य सैंडी के घर पहुंचा, तो वो थोड़ा भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाया। सैंडी का आंगन काफी बड़ा था, जो लगभग 7 से 800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका बाहरी स्वरूप कुछ हद तक सेहरुपये चतुर्भुजाकार आंगन जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में ये एक ही प्रवेश द्वार वाला आंगन था। आंगन का द्वार थोड़ा जर्जर था, शायद मरम्मत के लिए पैसों की कमी के कारण, लेकिन सफाई के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे। लक्ष्य ने दरवाजा खटखटाया। क्या श्रीमान सैंडी यहां हैं? मैंने ही कल आपसे मार्शल आर्ट का सबक बुक किया था। आंगन का दरवाजा खुला और एक युवक का चेहरा दिखाई दिया। जहां तक जवानी की बात है, वो खास तौर पर जवान नहीं था, शायद 30 के करीब होगा। वो थोड़ा दुबला था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और यह स्पष्ट था कि उसने उस सुबह स्नान किया था, क्योंकि उसके बाल पूरी तरह से सूखे नहीं थे। ये व्यक्ति वास्तव में सैंडी ही था। उसका अवतार ऑनलाइन था।
सैंडी ने उत्साह से दरवाजा खोला, फिर लक्ष्य को देखकर रुक गई। क्या आप वही हैं जिन्होंने कल मेरे साथ भाला युद्ध का पाठ बुक किया था? जी हां, मैं ही हूं, लक्ष्य ने दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप मुझे कुछ जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? शायद कई योद्धा स्तर के व्यक्तियों ने मुझे देखा है। मेरा मतलब है, मैं अक्सर ऑनलाइन दिखाई देता हूं। ओ, 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 ओ। सैंडी ने लगातार ओ की आवाजें निकाली, फिर अपना माथा पीटते हुए लक्ष्य की ओर इशारा किया। मुझे सोचने दो, मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य, मेरा नाम लक्ष्य है, लक्ष्य ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्योंकि वो दूसरे पक्ष की हरकतों को और नहीं देख पा रही थी। सही कहा, तुम हो लक्ष्य, अब आइस सिटी के नंबर 1 योद्धा। वाह, सच में तुम हो। जानते हो क्या, तुम मेरे आदर्श हो। आपने रूसियों को हराया और आइस सिटी को गौरव दिलाया। और आपकी भाला चलाने की तकनीक, आप इतनी तेजी से भाला कैसे चलाते हैं? सैंडी स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। कुछ देर बात करने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया। लक्ष्य, तुम आइस सिटी के नंबर 1 योद्धा हो, फिर भी तुम मुझसे भाला चलाना सीखने आए हो। आप मेरा मजाक उड़ाने तो नहीं आए हैं, है ना? लक्ष्य ने अपने हाथ में पकड़ी शराब और मांस सैंडी को सौंपते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारा मजाक उड़ाने का समय है? मैं तो वास्तव में तुमसे भाला चलाना सीखने आया हूं। क्या मेरा स्वागत है या नहीं? आपका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन यह थोड़ा अवास्तविक सा लगता है। सैंडी ने खुशी खुशी शराब और मांस लिया और लक्ष्य आंगन में चली गई। आंगन में कदम रखते ही लक्ष्य को तुरंत एक अलग ही आभा का एहसास हुआ। आंगन काफी बड़ा था और अभ्यास के लिए कई चीजों से भरा हुआ था। हथियारों के रैक पर लंबी भालों की एक पंक्ति थी। लाल कमल भाला, बैरिकेड लंबा भाला, लाल झालर वाला भाला, लोहे का घुड़सवार भाला, 2 सिरों वाला फूल भाला इत्यादि। पत्थर के खंभे, पत्थर के ताले, बेर के फूलों से बने डंडे, रेत की बोरियां, लकड़ी के पुतले। लक्ष्य ने एक विचित्रता देखी। यहां की वस्तुओं में आधुनिकता का आभास नहीं था। ऐसा लगता था कि ईसा युग में भी इनका उपयोग शायद ही कभी हुआ हो। फिर भी ये यहां दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि सैंडी ने इन्हें कहां से प्राप्त किया होगा। आंगन भी बहुत साफ सुथरा और पानी से सींचा हुआ था, लेकिन मुख्य घर थोड़ा जर्जर लग रहा था। सैंडी ने उत्साहपूर्वक लक्ष्य को बैठने के लिए आमंत्रित किया, फिर शराब और मांस को रखने चली गई, जिससे स्पष्ट था कि वो उन्हें बहुत महत्व देती थी। कुछ देर बाद सैंडी बाहर आई और लक्ष्य से बोली, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम होगे, लेकिन तुम्हारी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या सिखा सकती हूं। सच कहूं तो मेरे ज्यादातर छात्र 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकते, इसलिए। लक्ष्य मुस्कुराया, कोई बात नहीं, बस अपने सख्त मानकों का पालन कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं दृढ़ रह सकता हूं। हालांकि मुझे एक बात कहनी है, मैं यहां सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही पढ़ सकता हूं। 7 दिनों के भीतर अगर मुझे कुछ संतोषजनक सीख मिलती है, तो मैं न केवल तय शुल्क चुकाऊंगा, बल्कि आपको ये अतिरिक्त राशि भी दूंगा। जैसे ही लक्ष्य बोला, उसने एक उंगली उठाई। सैंडी की आंखें चमक उठीं। एक और 10,000? लक्ष्य ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि 10,000 का जिक्र करना मेरे लिए उचित होगा? क्या ये 10 लाख हो सकता है? सैंडी को कुछ हद तक अविश्वास हुआ। 10 मिलियन? लेकिन मुझे आपकी अनूठी कला सीखनी होगी। क्या आप 1 सप्ताह में ये कर सकते हैं? तुम्हें क्या पता है? सैंडी अचंभित रह गई। हे श्रीमान सैंडी, चूंकि मुझे ये जगह मिल गई है, इसलिए मुझे कुछ बातें तो पता ही होंगी। आपके बैटल जनरल के पद पर पदोन्नति न मिलने का कारण, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमेशा कुछ न कुछ सुराग मिल ही जाता है। आपकी भाला चलाने की तकनीक, मैं उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। यह सुनकर सैंडी आह भरे बिना नहीं रह सकी। सच कहूं तो
मुझे नहीं पता कि मेरा चुनाव सही था या नहीं। मुझे बचपन से ही भाले से प्यार था और मैंने हमेशा इस कला को निखारने की कोशिश की। लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक तंगी और बीमारी के कारण स्नातक परीक्षा छूट जाने की वजह से मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। 20 साल मैंने भाला चलाने की तकनीक सीखने में बिताए और अंत में मेरी ये हालत हो गई। यहां तक कि मेरी प्रेमिका भी। ये सब अतीत की बात है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लक्ष्य ने सांत्वना दी। अफसोस, इसे भूल जाइए। असल में मेरा इरादा कभी किसी को इसके बारे में बताने का नहीं था, लेकिन चूंकि आपने जांच करके मुझे ढूंढ लिया है, इसलिए मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी भाला चलाने की तकनीक आज ऑनलाइन उपलब्ध तकनीक से कुछ अलग है। इसकी शुरुआत बिल्कुल बुनियादी बातों से होती है। हालांकि ये सरल है, लेकिन इसमें लगन और धैर्य की कड़ी परीक्षा होती है। अगर आप सचमुच सीखना चाहते हैं, तो इन 7 दिनों तक आपको मेरे साथ यही रहना होगा। मैं आपको पूरी लगन से सिखाऊंगा, लेकिन अंत में आपकी सफलता की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझ में कुछ प्रतिभा है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। लक्ष्य खड़ा हुआ, उसने अपना हाथ उठाया और उसकी अंतरिक्ष अंगूठी से काले ड्रैगन का भाला प्रकट हुआ। अचानक सैंडी ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर तुम सीखना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। पहले इसका इस्तेमाल करो। इसके साथ ही सैंडी ने हथियार रखने वाले रैक से एक लंबा लाल झालरदार भाला निकाला। पकड़ना। लक्ष्य ने हाथ उठाया और सैंडी के लाल झालर वाले भाले को पकड़ लिया। यह भाला लकड़ी का बना था और इसका वजन 10 किलोग्राम से अधिक नहीं था। लक्ष्य को यह भाला हाथ में हल्का और कुछ अटपटा लगा। लकड़ी के भालों को कम मत समझो। हालांकि लकड़ी के भाले आधुनिक युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हैं, फिर भी उनके अपने फायदे हैं। उनकी लोच और हल्कापन मौजूदा धातु के हथियारों से बेजोड़ है। क्या आपने ये कहावत सुनी है, लाठी के लिए 1 महीना, कृपाण के लिए 1 साल, भाले के लिए जीवन भर? आज के मार्शल आर्टिस्ट प्रशिक्षण में गति और शक्ति पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये भूलकर कि भाले की तकनीक भी गहन होती है। मेरे विचार में भाले की तकनीक व्यक्तिगत चालों और मुद्राओं से मिलकर बनी होती है। इसमें धक्का देना, वार करना, उठाना, बचाव करना, झाड़ना, रोकना, तोड़ना, काटना, फंसाना और इशारा करना जैसी बुनियादी क्रियाएं शामिल हैं। सैंडी ने एक और लाल झालर वाला भाला लिया, मुख्य द्वार को बंद कर दिया और फिर लक्ष्य के सामने आकर बोला, मुझे एक सरल प्रहार करके दिखाओ। लक्ष्य ने अपना हाथ उठाया और एक प्रहार करने जैसी हरकत की। नहीं, ये मुद्रा गलत है। भाला मानवता का सबसे आदिम हथियार है। आदिम जनजातियों के समय से ही लोग जंगली जानवरों से लड़ने के लिए लंबे भालों का इस्तेमाल करते थे, जो भाले का मूल रूप थे। भाले में नियंत्रण पर जोर दिया जाता है। लंबे हथियारों की विशेषताओं के कारण लंबी दूरी के वार ही मूलभूत होते हैं। आपका वार बाद के बदलावों पर ज्यादा केंद्रित है, जिससे वार का मूल सिद्धांत भूल जाता है, एक ही वार में मार डालना। ये कहते हुए सैंडी ने लक्ष्य के लिए एक आंदोलन का प्रदर्शन किया। क्लैंग, एक साधारण सा प्रहार, फिर भी इसने लक्ष्य को अचंभित कर दिया। मात्र एक लकड़ी का भाला, जिसमें मूल ऊर्जा का अभाव था और जिसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी। फिर भी इस एक ही प्रहार में भाले का परम सत्य समाहित था। एक ही झटके में जानलेवा इरादा उमड़ पड़ा। इतना सरल, फिर भी इतना व्यावहारिक। इसने अजेय होने का, चकमा देने की चुनौती का एहसास दिलाया। इसी क्षण लक्ष्य को एक नई अनुभूति हुई। बिल्कुल मेरी तरह अब तुम भी यहीं पर इस प्रहार का अभ्यास करो। जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तभी मैं तुम्हें दूसरा कदम सिखाऊंगा। एक शिक्षक के रूप में सैंडी ने अपना पहले वाला व्यवहार खो दिया था और वो बेहद गंभीर हो गया था। लक्ष्य को कोई शिकायत नहीं थी और उसने वहीं पर लंबे भाले की पहली चाल यानी प्रहार का अभ्यास शुरू कर दिया।
नहीं, आपका पिछला पैर बहुत आगे है। दूरी को नियंत्रित करने पर ध्यान दें। तुम्हारे आगे वाले हाथ की ताकत बहुत कम है। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक दुश्मन खड़ा है, एक ऐसा दुश्मन जो तुम्हारी जान ले सकता है, और तुम्हें उसे भाले के एक ही वार से खत्म करना होगा। अपनी कमर पर ध्यान दो। अपनी कमर की ताकत पर ध्यान दो। अगर कमर को मजबूत किए बिना अभ्यास करोगे तो तुम्हारा कौशल ऊंचा नहीं होगा। अपनी कमर की ताकत से ही तुम आइस सिटी के नंबर 1 योद्धा कैसे बने? तेज चलो। मैंने ऑनलाइन देखा है कि तुम्हारी गति बिजली के बराबर है। अब तुम धीमे क्यों हो रहे हो? गतिविधियों से ज्यादा बंधे मत रहो। मुख्य बिंदुओं को समझना महत्वपूर्ण है। आभा। रूसियों को मारते समय तुमने जो आभा दिखाई थी, वो कहाँ गई? बिना आभा के भाला, तुम्हें कौन डरेगा? भाला निकलते ही अजेय हो जाना चाहिए, समझे? आजकल के ये नौजवान। सैंडी किनारे से निर्देश चिल्ला रहा था और लक्ष्य सख्ती से उसके निर्देशों का पालन करते हुए लगातार प्रहारों का अभ्यास कर रहा था। सैकड़ों बार के व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद शायद लक्ष्य की हरकतें मूल रूप से मानक के अनुरूप हो गई थी, या शायद सैंडी थक गया था क्योंकि उसने लक्ष्य द्वारा खरीदी गई शराब और मांस निकाला और खाना पीना शुरू कर दिया, और लक्ष्य को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। लक्ष्य को खाने की भी इच्छा नहीं थी। वो बस यंत्रवत हरकतें कर रहा था। हालांकि सैंडी सख्त थी, लेकिन लक्ष्य खुद के प्रति उससे भी ज्यादा सख्त था। वो पूर्णता प्राप्त किए बिना नहीं रुकेगा। इस प्रकार सुबह से लेकर देर सुबह तक और फिर दोपहर तक समय बीतता गया। जब पश्चिम में सूरज डूबने लगा, तब जाकर लक्ष्य को आखिरकार एक एहसास हुआ। भाला तो भाला ही होता है, समस्त हथियारों का राजा। चाहे मेरे हाथ में भाला लकड़ी का हो या धातु का, भाला हाथ में होते ही मैं अजेय हो जाता हूं। चाहे स्वर्ग ही मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं उसे भेद कर छेद कर दूंगा। ये एक भावना की तरह है, तलवार खींचने की भावना। चाहे आपका सामना दुनिया के सबसे महान तलवारबाज से ही क्यों न हो, आपके अंदर तलवार खींचकर उस पर प्रहार करने की भावना बनी रहती है। लक्ष्य धीरे धीरे एक तीव्र अवस्था में पहुंच गया। लगातार कई प्रहारों के बाद उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसने भाले को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और कमर व पूरे शरीर की मांसपेशियों ने एक साथ बल लगाते हुए लंबे भाले को जोर से आगे बढ़ाया। हां, दरार। लाल झालर वाला लंबा भाला बिजली की एक तेज किरण में बदल गया और भयंकर रूप से बाहर की ओर निकला। एक अदृश्य तीव्र ऊर्जा हवा में फैल गई और सीधे आंगन की दीवार से टकराई, जिससे धूल का गुबार उठ गया। आंगन की दीवार पर एक गड्ढा बन गया। किसी भी डांटेन शक्ति संवर्धन के बिना, केवल तीव्र कार्रवाई, अदम्य भावना और भाले की उत्तम मुद्रा पर भरोसा करते हुए लक्ष्य ने लकड़ी के भाले से एक वास्तविक भाले की चमक बिखेरी। सैंडी, जिसने पेट भर मांस और शराब खा ली थी और एक रिक्लाइनर कुर्सी पर लेटा हुआ था, ने यह दृश्य देखा और इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वो कुर्सी से गिर गया। उसे जमीन से उठकर लक्ष्य तक चलने में थोड़ा समय लगा। क्या तुम पहले वाला मूव दोहरा सकते हो? लक्ष्य ने सिर हिलाया, अपने लंबे भाले को झटका दिया और उसे फिर से आगे बढ़ाया। पल भर में एक भयंकर हत्या का इरादा उमड़ पड़ा और भाले के एक ही वार से हथियारों के टकराने और अजेय शक्ति का एहसास हुआ। सैंडी ने लक्ष्य के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया कि तुम नंबर 1 योद्धा क्यों हो। तुम्हारी प्रतिभा और लगन ने मुझे चकित कर दिया है। पहले मुझे तुम पर भरोसा नहीं था कि तुम एक हफ्ते में भाला चलाने का हुनर सीख लोगे, लेकिन अब पूरी संभावना है कि तुम इसे सीख लोगे। लक्ष्य भी मुस्कुराया। उसे भाला चलाने की तकनीक का कुछ सार समझ आ गया था, जिससे वो बहुत खुश था। ठीक है, अब थोड़ा आराम कर लो। अब मैं तुम्हें दूसरा दाव सिखाऊंगा, जैब। क्या जैब और थ्रस्ट में कोई अंतर है? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, आपके ऑनलाइन वीडियो में
जिस मुद्रा में आप इवान को नीचे की ओर वार करके हराते हैं वो जैब है, जबकि वर्तमान लंज थ्रस्ट है। इसमें बहुत ज्ञान शामिल है। अगर आप आज ये 2 मूव सीख लेते हैं तो आज का पाठ समाप्त हो जाएगा। लक्ष्य भी थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका, अपनी ताकत वापस पाने के लिए कुछ खाया और थोड़े से विराम के बाद दोनों ने अपनी दोपहर की पढ़ाई शुरू की। इस बार उन्होंने दोपहर से लेकर आकाश में तारे निकलने तक साधना की और लक्ष्य ने एक बार फिर जब के मूल सिद्धांतों में महारत हासिल कर ली। इस मूव को सीखने से लक्ष्य को वाटरफॉल की नई समझ भी प्राप्त हुई। अब मैं आसानी से वाटरफॉल मोड का उपयोग कर सकता हूं। रात काफी ढल चुकी थी और सैंडी भी काफी थकी हुई थी। दोनों ने आराम किया। लक्ष्य थोड़ी देर सोने के बाद ध्यान लगाने के लिए वापस आंगन में चला गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की अंधकारमय ऊर्जा को आत्मसात करके साधना करने लगा। मानसिक शक्ति। 5 दिन बीतने के बाद आखिरकार लक्ष्य ने भाला चलाने की सभी बुनियादी हरकतें सीख ली। उसे यह भी एहसास हुआ कि भाला चलाने की उसकी पिछली मुद्रा में कितनी खामियां थी। छठे दिन की सुबह सैंडी ने लक्ष्य से कहा, आज हम पैरों की चाल सीखेंगे। क्या तुम्हें मेरे आंगन में बेर के फूल का खंभा दिख रहा है? लक्ष्य ने उन्हें बहुत पहले देखा था। वहां जमीन से लगभग आधा मीटर ऊपर 36 लकड़ी के खंभे लगे हुए थे, जिन पर पैरों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जिससे पता चलता था कि उनके मालिक ने कभी उन पर कितनी लगन से अभ्यास किया था। आज हमारा काम यह है कि हम में से प्रत्येक एक लंबा भाला पकड़े और लकड़ी के खंभों पर खड़ा हो जाए। मैं हमला करूंगा और तुम बचाव करोगे। कूदना नहीं, जमीन को छूना नहीं। तुम केवल कदम दर कदम आगे बढ़ सकते हो और तुम अपनी बेजोड़ गति का उपयोग नहीं कर सकते। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कैसे हमला करता हूं। समझे? ठीक है। लक्ष्य मान गया। उसके अनुसार अगर वो सैंडी की ही गति से भी दौड़े तो भी वो नहीं हारेगा। दोनों लकड़ी के खंभों पर चढ़ गए। प्रत्येक के पास लाल झालर वाला भाला था और सैंडी ने हमला करना शुरू कर दिया। कई दिनों के अभ्यास के बाद लक्ष्य बचाव की मुद्राओं जैसे कि प्रहार रोकना और अवरुद्ध करना में अच्छी तरह से पारंगत हो गया था और उसने सैंडी के हमले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच प्रहार शुरू हुए, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। सैंडी का आक्रमण बेहद आक्रामक था। हालांकि बिजली के आयनों से शक्ति प्राप्त करने के बाद उसकी गति लक्ष्य जितनी तेज नहीं थी, फिर भी उसकी हर चाल बेहद पेचीदा और घातक थी। कभी कभी वो एक महान गुरु की तरह व्यवहार करता था, तो कभी कभी वो एक विषैले अजगर की तरह होता था, जिससे उससे बचाव करना मुश्किल हो जाता था। निरंतरता, निरंतरता। आप बुनियादी चालें तो सीख लेते हैं, लेकिन भाले की तकनीकों की निरंतरता को कैसे भूल सकते हैं? दरार। लक्ष्य की पीठ पर भाले से वार हुआ। उसका शरीर एक तरफ झुक गया और वो लकड़ी के खंभे से गिर गया। फिर से उठो, नंबर 1 योद्धा। सैंडी खिलखिलाकर हंसी। लक्ष्य को हराने से वो स्पष्ट रूप से बहुत संतुष्ट थी। लक्ष्य वापस लकड़ी के खंभों पर चढ़ गया और सैंडी का भाला एक बार फिर मूसलाधार बारिश की तरह हमला करने लगा। अपनी हरकतों पर ध्यान दो। तुम बहुत ज्यादा बल का प्रयोग कर रहे हो। कठोरता और लचीलेपन का संयोजन ही सच्चा दांव है। अगर तुम इस तरह बहुत ज्यादा बल का प्रयोग करोगे तो तुम अपनी ही कमियों को उजागर कर दोगे। लक्ष्य की पिंडली में भाला चुभ गया। भाले की नोक कुंद हो जाने के बावजूद भी उसे काफी दर्द हुआ और वो लकड़ी के खंभे से दोबारा गिर गया। तुम्हें अभी भी मेरी कही बात याद नहीं आई। अपनी चालों का बेहिसाब इस्तेमाल मत करो। लोग जीवित है। उदाहरण के लिए, भाला चलाते समय जब तुम उसे आगे बढ़ाते हो तो सामने की रेखा तुम्हारे आक्रमण क्षेत्र में आने वाले दुश्मन का मृत्यु द्वार होती है, लेकिन बाएं और दाएं किनारे जीवन द्वार होते हैं। अगर दुश्मन चकमा देता है और तुम्हारी चाल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो दुश्मन जीवन द्वार पर हमला करेगा और ये जीवन द्वार तुम्हारा मृत्यु द्वार बन जाएगा।
लंबा भाला अपनी लंबाई के कारण उतना लचीला नहीं होता, इसलिए तुम्हें बाद में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना होगा। लेकिन आपने ही तो मुझे शुरुआत में इसके परिणामों पर विचार न करने के लिए कहा था। लक्ष्य ने तर्क दिया। यह शुरुआत थी, ताकि आपको सही मुद्रा विकसित करने में मदद मिल सके। युद्ध में निश्चित रूप से आपको परिणाम के बारे में सोचना होगा। आपकी नींव पहले से ही मजबूत है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। टारगेट एक बार फिर लकड़ी के खंभों पर चढ़ गया। इस बार वो बड़ी मुश्किल से सैंडी के हमले को रोक पाया, लेकिन जल्दबाजी के कारण वो फिसल गया और खुद ही बेर के खंभे से नीचे गिर गया। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि अपने पैरों की चाल पर ध्यान दो। भाले की तकनीक को शक्तिशाली बनाने के लिए पैरों की चाल बहुत जरूरी है। एक बार जब तुम इन बेर के फूल वाले खंभों में महारत हासिल कर लोगे, तो भविष्य में तुम्हारी गति के साथ तुम्हारा शरीर भाले के साथ घूमेगा और तुम्हारे पैर फुर्तीले हो जाएंगे। तब तुम्हारा मुकाबला कौन कर सकता है? लक्ष्य ने दांत पीस लिए। दोबारा। और इस तरह उस दिन सैंडी ने लक्ष्य को बार बार परेशान किया। उसे 40 या 50 बार बेर के फूल के खंभे से गिरा दिया। हालांकि लक्ष्य की सीखने की क्षमता असाधारण थी। शाम होते होते लक्ष्य अंततः प्लम ब्लॉसम पोल से गिरे बिना सैंडी के हमलों का सीधे सामना करने में सक्षम हो गया। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। लकड़ी के भालों से हुई कई झड़पों के बाद दोनों एक ही समय पर रुक गए। मैं थक गई हूं, मैं थक गई हूं। लगातार हमला करना सचमुच थका देने वाला है। हालांकि तुम्हारा कौशल अभी भी बहुत कमजोर है, फिर भी मेरी बाहों में दर्द हो रहा है। सैंडी रुककर बोली। लक्ष्य ने गुस्से से कहा, यह कुछ अनुचित है। मैं पूरे समय बचाव करता रहा हूं। हालांकि अब मैं मुश्किल से ही खुद को संभाल पा रहा हूं, लेकिन मैं बुरी तरह से अस्त व्यस्त हूं। अगर मैं हमला करता और आप बचाव करते, तो मुझे लगता है कि आप मुझसे भी ज्यादा अस्त व्यस्त होते। सैंडी ने लक्ष्य की ओर देखा। ठीक है, चूंकि तुमने कहा है, तो मैं तुम्हें यह मौका देती हूं। अभी बेर के फूल वाले खंभे पर मैं तुम्हें अपनी गति थोड़ी बढ़ाने की भी अनुमति देती हूं। देखते हैं कि क्या तुम मुझे बेर के फूल वाले खंभे से गिरा सकते हो। आपने कहा था, इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं। लक्ष्य तुरंत उत्साहित हो गया। पूरे दिन प्रताड़ित होने के बाद आखिरकार पासा पलटने की उसकी बारी आ गई थी। बेशक मैंने ही कहा था, आओ मुझसे भिड़ो। सैंडी ने अपने लंबे भाले को क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था और शुरुआती मुद्रा अपना ली थी। जैसे ही ये मुद्रा प्रदर्शित हुई, लक्ष्य की भावना तुरंत बदल गई। एक दुबला-पतला मार्शल आर्टिस्ट, एक लकड़ी का लंबा भाला, एक साधारण शुरुआती मुद्रा। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो एक विशाल पर्वत का सामना कर रहा हो। ये असंभव है। मुझे इतनी लाचारी क्यों महसूस हो रही है? ऐसा लगता है जैसे मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, उसे गिरा नहीं सकती। वह एक पहाड़ की तरह है। लक्ष्य ने अपना सिर हिलाया, अपने मन से इन नकारात्मक भावनाओं को दूर भगाया, फिर अपने लंबे भाले को हिलाया और एक जोरदार प्रहार किया। क्लैंग। सैंडी ने अपने लंबे भाले से हल्के से वार को रोका और लक्ष्य के भाले को एक तरफ मोड़ दिया। लक्ष्य ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपने शरीर को घुमाया और लगातार 3 भाले के वार किए, जो सीधे सैंडी की छाती, गले और पेट के निचले हिस्से पर निशाना साध रहे थे। हालांकि भाले के ये कुछ वार भी बेअसर रहे। सैंडी ने आसानी से उन्हें रोक दिया और उसके पैरों में जरा भी हलचल नहीं हुई। लक्ष्य थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसकी गति भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसका लंबा भाला लहराने लगा। भाले की परछाइयां बारिश की बूंदों की तरह गिर रही थी। धीरे धीरे उसने मूसलाधार बारिश की मार्शल स्किल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन सैंडी तूफान में एक ऊंचे पहाड़ की तरह थी, जो लक्ष्य के तूफान के कितने भी भयंकर होने पर भी पहाड़ की तरह अडिग रही। क्लैंग, 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 क्लैंग। भाले की चमकती रोशनी के बीच समय समय पर बिजली की किरणें चमक रही थी।
लक्ष्य युद्ध के रोमांच में पूरी तरह डूब चुका था। उसका भाला इतनी तेजी से चल रहा था कि लगभग अदृश्य हो गया था। अब उसकी भाला चलाने की तकनीक पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। सैंडी द्वारा कई दिनों के प्रशिक्षण के बाद लक्ष्य की भाला चलाने की शक्ति में कम से कम 1/3 की वृद्धि हो गई थी। उसका हर वार एक महारथी शैली से परिपूर्ण था, और जब उसे तेज गति से चलाया जाता था तो उसकी मारक क्षमता दोगुनी हो जाती थी। रुकना! सैंडी ने आखिरकार उसे रुकने के लिए चिल्लाया। लक्ष्य ने अपना भाला वापस खींच लिया। तब उसे एहसास हुआ कि वो 20 मिनट से लगातार हमला कर रहा था। वो और सैंडी दोनों पसीने से तरबतर थे, पूरी तरह भीगे हुए थे। ये मुख्य बिंदु नहीं थे। मुख्य बिंदु ये था कि लक्ष्य को एहसास हुआ कि वो हमले के लिए लगभग अपनी पूरी गति का उपयोग कर रहा था। फिर भी सैंडी वही खड़ी रही, एक कदम भी नहीं हिली। ये क्या हो रहा है? लक्ष्य ने धीरे से कहा। उसे पता था कि उसने लगभग झरने का इस्तेमाल कर ही लिया था, लेकिन वो सैंडी को एक कदम भी पीछे नहीं हटा पाया था। ये तो सरासर अकल्पनीय था। सैंडी की बाहें कांप रही थी। लक्ष्य के उन्मादी हमले को झेलने के चक्कर में वो लगभग थक चुका था, लेकिन सैंडी ने अब भी गर्व से लक्ष्य की ओर देखा। क्या कहते हो, नंबर 1 योद्धा? क्या मेरा ये मार्शल कौशल दिखाने लायक है? क्या ये कोई मार्शल आर्ट कौशल है? क्या ये तुम्हारा मार्शल आर्ट कौशल है? लक्ष्य ने आश्चर्य से पूछा। जी हां, ये मेरी अनूठी मार्शल कला है, जिसे मैंने सैंडी ने बनाया है, और दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। चाहे अचानक बारिश और बवंडर कितना भी कहर बरपाए, मैं पहाड़ की तरह अडिग और अटल रहूंगी। पहाड़ की तरह अडिग, लक्ष्य ने दोहराया। बिल्कुल सही। मेरी मार्शल कला पर्वत की तरह अडिग है। इसे प्रशिक्षित करने के लिए सबसे पहले आपको ठोस बुनियादी सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। आपने लगभग उन सिद्धांतों का अभ्यास कर लिया है, लेकिन आपको उन्हें और निखारते रहना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको समझ होनी चाहिए। समझ? आपका क्या मतलब है? भाला चलाने की कला विशाल और गहन है। इसमें महारत हासिल करने में पूरा जीवन लग जाता है। इसकी अपनी खूबियां और कमियां हैं। सबसे बड़ी खूबी है भयंकर आक्रमण और लंबे हथियार से बचाव। भाले की हर बुनियादी चाल में महारत हासिल करने के बाद आप पहाड़ की तरह अविचल को समझने की कोशिश कर सकते हैं। कमजोरी है नजदीकी हमले में छोटे हथियारों के सामने कमजोर पड़ जाना और फुर्ती में कमी, इसलिए आपको बचाव पर जोर देना चाहिए। पहाड़ की तरह अचल के 3 क्षेत्र हैं। पहला है पहाड़ की तरह भाला। आप लंबे भाले की विशेषताओं को चरम पर ले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका लंबा भाला एक विशाल पर्वत है। किसी भी हमले से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे हल्की हवा हो या आंधी, आपके भाले पहाड़ का क्या बिगाड़ सकती है? 3 फीट के दायरे में एक निषिद्ध क्षेत्र है। कोई भी इसे भेद नहीं सकता। लक्ष्य ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अपने लंबे भाले के साथ तुम पहाड़ की तरह अडिग लगते हो। मैंने अपनी पूरी गति लगा दी, फिर भी तुम्हारी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सका। क्या यह भाला पहाड़ जैसा है? बिल्कुल सही। मैंने पहला क्षेत्र समझ लिया है, पहाड़ की तरह भाला। जब तक भाला मेरे हाथ में है, तुम मेरी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सकते, बशर्ते हमारी शक्तियों में बहुत ज्यादा अंतर न हो। अगर तुमने हमला जारी रखा तो मैं थकान से हार जाऊंगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हारी गति अभी चरम पर नहीं पहुंची है, वरना मैं तुम्हें रोक नहीं पाता। आखिरकार गति को हराना सबसे मुश्किल है। सैंडी ने पसीना पोंछा। अगर तुम स्पीयर लाइक माउंटेन्स को समझ सकते हो, तो अपनी गति के साथ, जब तक तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर न हो, तब तक तुम्हारे थकने से पहले वो शायद तुम्हारी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाएगा। तुम मुझसे कहीं बेहतर होगे। दूसरे के बारे में क्या? मैं अभी भी दूसरी तकनीक पर विचार कर रहा हूं। मैं इसे पहाड़ जैसा शरीर कहता हूं। पहाड़ जैसा शरीर? हां, पहले लोक में अभी भी लंबे भाले की आवश्यकता है। रक्षा भाले पर आधारित है। दूसरा लोक अलग है।
आपका शरीर स्वयं एक पर्वत है। किसी भी हथियार से, यहां तक कि निहत्थे से भी, आपकी रक्षा त्रुटिहीन है, जिससे आप भाले पर निर्भरता से मुक्त हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आया, शायद कभी नहीं आएगा, सैंडी ने हंसते हुए कहा। लक्ष्य ने फिर सिर हिलाया। ये क्षेत्र और भी कठिन लग रहा था। और तीसरा, पर्वत जैसा हृदय। फिर बस वहां खड़े रहने से ही आप दूसरों को अपनी असीम भव्यता का एहसास कराते हैं। बिना किसी संघर्ष के कई लोग आपकी आभा से कुचल जाएंगे। लेकिन ये केवल एक अस्पष्ट भावना है, बस विचार करने योग्य एक बात। तीनों लोगों का उल्लेख करने के बाद सैंडी ने लक्ष्य के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुमने भाले चलाने की सभी बुनियादी तकनीकें सीख ली हैं। अब मुझे तुम्हें कुछ और सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक और दिन है। इसे मेरे आंगन में पहाड़ की तरह भाला का अभ्यास करने में बिताओ। सफल हुए तो स्नातक हो जाओगे, असफल हुए तो। सफलता किसे माना जाता है, असफलता किसे माना जाता है? सफलता का सिद्धांत सरल है। वो चीड़ का पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे अभ्यास करें। यदि चीड़ की सुइयां गिरती है और कोई भी आपके 3 फीट के दायरे में नहीं गिरती, तो आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि कोई भी सुई आप पर गिरती है या उस दायरे के भीतर जमीन पर लगती है, तो आप असफल हो जाते हैं। लक्ष्य ने पेड़ की ओर देखा और मुस्कुराया। चिंता मत करो, अगर मैं असफल भी हो जाऊं, तो भी तुम्हें तुम्हारे 10 मिलियन मिल जाएंगे। हे, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस पसीने से भीग गया हूं। मैं नहाने जाता हूं। उसके मन की बात समझ जाने पर सैंडी थोड़ी शर्मिंदा होकर मुंह फेर लिया। लक्ष्य अंदर नहीं गया। वो आंगन के बीचों बीच स्थित विशाल देवदार के पेड़ की ओर चला गया। वो इकलौता पेड़ था और सैंडी ने कहा था कि उसके कभी न जाने का एक कारण उस पेड़ से उसका लगाव था। ये भव्य था, 5 या 6 मंजिला ऊंचा, इतना मोटा कि 7 या 8 लोग भी इसे अपनी बाहों में नहीं लपेट सकते थे। और इसकी सुइयां अभी भी हरी थी। पेड़ के तने से टेक लगाकर खड़े लक्ष्य को रात के गहराते जाने के साथ साथ हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके हाथ में अब भी काला ड्रैगन भाला था। समझना आसान नहीं है। सैंडी ने तो बस अपना अनुभव साझा किया है। हो सकता है ये मेरे लिए उपयुक्त न हो। मार्शल आर्ट के दांव में हजारों मार हैं, लेकिन अंत में सभी एक ही जगह आकर मिलते हैं। मुझे बस वो मार्ग खोजना है जो मेरे लिए सही हो। मेरे हाथ में जो भाला है, वही मेरा साथी है, मेरा सबसे भरोसेमंद, सबसे करीबी साथी। चूंकि मैंने भाले का मार्ग चुना है, इसलिए मैं इसे अंत तक निभाऊंगा, चाहे वो लकड़ी का भाला हो या सोने का। जब तक मुझे उस पर और खुद पर भरोसा है, वो मेरी रक्षा करेगा, मेरे लिए लड़ेगा और मारेगा, भले ही हम एकमत न हों। मुझे उसे अपने शरीर का हिस्सा मानना चाहिए, न कि सिर्फ एक हथियार। लक्ष्य के विचारों में चंद्रमा अपने चरम पर पहुंच गया। सैंडी एक बार उसका हालचाल पूछने के लिए बाहर आई, फिर वापस घर में चली गई। उसे ये आभास हुआ कि शायद ये लक्ष्य सचमुच एक चमत्कार कर सकता है। शौकत के प्रशिक्षण में एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी। वो पूरी रात उसी तरह बिना हिले डुले बैठा रहा, जब तक कि पूरब में मछली के पेट की तरह एक फीकी सफेद रोशनी दिखाई नहीं दी। और तभी लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। भाला चलाने की कला में पर्वत के समान अडिग का अर्थ है मनुष्य और भाले की एकता। भाला शरीर का एक अंग बन जाता है। मेरी असाधारण फुर्ती और बेजोड़ गति के साथ अगर मैं हर रक्षा तंत्र में निपुण हो जाऊं, तो मैं सचमुच पर्वत के समान अडिग हो जाऊंगा। बेशक, इंसान और भाले की एकता कैसे हासिल की जाए, मुझे अभी इसका परीक्षण करना बाकी है। लक्ष्य पेड़ के नीचे उछलकर खड़ा हो गया और अपने हाथों में लंबे भाले को घुमाने लगा। उसने कोई आक्रामक चाल नहीं चली। उसकी हर हरकत रक्षात्मक थी। बचाव करना, रोकना, उठाना, मोड़ना, झाड़ना। भंवर की गति बढ़ती गई और जैसे जैसे ये बढ़ती गई, पेड़ से चीड़ की सुइयां गिरने लगी। एक सुई,
10 सुइया, 100 सुइया। सर्दी का मौसम था, लेकिन चीड़ के पेड़ों को ठंड से डर नहीं लगता। अनगिनत सुइया बारिश की बूंदों की तरह गिर रही थी। लक्ष्य के चारों ओर 3 फुट का दायरा उसका रक्षात्मक क्षेत्र था। हर गिरती हुई सुई एक हमला थी, और किसी भी सुई को लक्ष्य पर गिरने नहीं दिया जा सकता था। हूशव 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 हूश। पलक झपकते ही उसने हवा से 50 सुइयां गिरा दी। बारिश की तरह हो रहे धमाकों के बीच एक सुई फिसलकर उसके सामने जमीन पर जा गिरी। असफल। अगर ये दुश्मन का हमला होता तो ये मेरी रक्षा पंक्ति को भेद देता। चीड़ की सुइयां तेजी से गिरती है और अप्रत्याशित रूप से उड़ती है। अगर आप जरा से भी चूक गए तो आप उन्हें मार नहीं सकते। इस तरह का बचाव करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये कठिन न होता तो हर कोई इसे समझ सकता था। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और दूसरा प्रयास शुरू किया। इस बार उसने 70 सुइयां गिरा दी, लेकिन उनमें से एक बच निकली। फिर भी काफी नहीं है। तीसरी कोशिश में उसने 100 सुइयां काट डाली। फिर भी एक उसके कंधे पर आकर गिरी। चौथा प्रयास 155। पांचवा, भोर से सूर्योदय तक, सूर्योदय से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, दोपहर के भोजन को छोड़कर हर पल भाले के अभ्यास में व्यतीत हुआ। जैसे ही सूरज पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे अस्त हुआ, उसकी चाल धीमी नहीं हुई, बल्कि और भी तेज हो गई। प्रत्येक प्रहार से चीड़ की सुइया पूरी ताकत से एक तरफ हट गई। 3 फुट के घेरे के बाहर वे लगभग 1 फुट गहरी ढेर हो गई, जबकि घेरे के अंदर एक भी सुई जमीन को नहीं छुई। यही वो एहसास है, बस यही है। मुझे पर्वत श्रृंखला का एहसास हो गया है। मेरा भाला एक विशाल शिखर है और ये सुइयां पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही है भाला ही पहाड़ है का क्षेत्र। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। पत्तियां पतली होती जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं कभी पूरी तरह समझ न पाऊं। मुझे और जोरदार हमले की जरूरत है। काश बारिश हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मूसलाधार बारिश भी हो जाए तो मैं 3 फीट के दायरे में हर बूंद को निशाना बना सकता हूं। जैसे ही वो सनसनी अपने चरम पर पहुंची, सैंडी, जो पूरे दिन अनुपस्थित थी, अंततः प्रकट हुई। उसके हाथों में काले पानी से भरा एक बड़ा बर्तन था। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वो चिल्लाया, लक्ष्य, ये मेरे पैर धोने का पानी है। अगर एक बूंद भी तुम्हारे कपड़ों पर गिरी तो तुम यहां से निकल जाओ। छप छप। काले पानी का एक बेसिन नीचे की ओर बह रहा था, जो किसी भी मूसलाधार बारिश से कहीं अधिक घना था। उस नाजुक क्षण में लक्ष्य दहाड़ा। उसका लंबा भाला पहले से कई गुना अधिक तेजी से उन्माद में फट पड़ा। हर हरकत सटीक थी, हर वार अचूक। उसकी नजर में हर बूंद एक दुश्मन थी, और किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जा सकता था। प्रकाश चमका, बिजली की चिंगारियां कड़क उठीं, और पल भर में सब कुछ फिर से शांत हो गया। लक्ष्य ने भाला नीचे रख दिया और हांफते हुए, सीने को जोर जोर से फुलाते हुए खड़ा हो गया। 3 फुट के घेरे के बाहर चीड़ की सुइया पूरी तरह भीगी हुई थी, जबकि घेरे के अंदर की जमीन बिल्कुल सूखी थी। क्लैंग। सैंडी ने बेसिन को एक तरफ फेंक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो लक्ष्य, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे पहाड़ की तरह अविचल होने की शक्ति मुझसे कहीं अधिक है। अब मैं तुम्हें बता सकती हूं, तुमने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है। अंतः गनफारू शान, पहाड़ जैसी भाला कला के क्षेत्र को समझ लेने के बाद लक्ष्य ने वादे के अनुसार सैंडी को 10 मिलियन दिए। लक्ष्य की राय में ऐसी मार्शल आर्ट की कीमत न केवल 10 मिलियन थी, बल्कि शायद 100 अरब भी हो सकती थी। यह सौदा अविश्वसनीय रूप से लाभदायक था। सैंडी भी बहुत संतुष्ट थे। इस 10 मिलियन से उनका भविष्य सुरक्षित हो गया था, जिससे वे सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को एक तरफ रखते हुए लक्ष्य ने सैंडी से कहा, श्रीमान सैंडी, मुझे इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट सिखाने के लिए धन्यवाद। भविष्य में अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो
तो आप मुझे बुला सकते हैं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। लक्ष्य को आश्चर्य हुआ जब सैंडी ने उनका फोन नंबर ठुकरा दिया। लक्ष्य, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है। अब मेरा मार्शल आर्ट की दुनिया में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मेरी एक प्रेमिका है जो मेरा इंतजार कर रही है, और अब मेरे पास पैसा है तो मैं उससे शादी कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि हमारा आगे कोई संबंध रहेगा। लक्ष्य ने सिर हिलाया। इस मानसिकता वाले कई मार्शल आर्टिस्ट थे और वो सैंडी को अच्छी तरह समझते थे। हर कोई मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचने की इच्छा नहीं रखता। कई लोग शांतिपूर्ण और सुखी जीवन की कामना करते हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी तरक्की पर नजर रखूंगा। शायद एक दिन तुम नाम कमा लोगे और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से डींग मार सकूंगा। देखो, दुनिया के नंबर एक मार्शल आर्टिस्ट लक्ष्य ने भी मुझसे भाला चलाने की तकनीक सीखी है। ये कहने के बाद सैंडी एक पल के लिए हिचकिचाई। फिर उसने लक्ष्य से पूछा, लक्ष्य, क्या तुम जल्द ही वन्य क्षेत्र में जाने की योजना बना रही हो? लक्ष्य ने सिर हिलाया। उसे स्वाभाविक रूप से जंगल क्षेत्र दोंग जाना ही था, ताकि वो मलिक ठाकुर और उसके समूह से ठीक से निपट सके। सैंडी ने कहा, मुझे लगता है कि अभी बाहर न जाना ही बेहतर होगा। क्यों? लक्ष्य सैंडी से इसका कारण जानना चाहती थी। मेरे पैर में सर्दी जुकाम की वजह से तकलीफ है और हवा व बर्फ से बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ दिनों से मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही एक भयंकर बर्फीला तूफान आएगा और वो बहुत तेज होगा। अगर आप निर्जन क्षेत्र में जाते हैं तो सड़कें बंद हो सकती हैं और फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। अरे, भयंकर बर्फीला तूफान! लक्ष्य को ठंडक महसूस हुई और धीरे धीरे यादें ताजा होने लगी। दरअसल उस वर्ष एक भयंकर हिमपात हुआ था जिसने कई मार्शल आर्टिस्टों को जंगल में फंसा लिया था और वे कभी भी आधार शहर में वापस नहीं लौट पाए। अब पृथ्वी के ऊपर केवल कुछ ही उपग्रह बचे होने के कारण ईसा पूर्व के मौसम पूर्वानुमान इतिहास बन चुके थे। मौसम का अवलोकन केवल अनुभव के आधार पर ही किया जा सकता था और आधार शहर ने किसी भी प्रकार की बर्फीली आंधी की चेतावनी जारी नहीं की थी। असल में लक्ष्य के पास जंगल में मलिक ठाकुर के समूह से निपटने की कोई अच्छी योजना नहीं थी, लेकिन इस बर्फीले तूफान ने उसे एक नया विचार दिया। धन्यवाद, मैं सावधान रहूंगी। लक्ष्य ने सैंडी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सैंडी की हंसी के बीच लक्ष्य ने उसे विदाई दी और दक्षिण शहर जिले से चले गए, जहां वह एक सप्ताह से रह रहे थे। वहां से निकलने के बाद लक्ष्य को पास के एक गैरेज में अपनी कार मिल गई। वो उसमें बैठ गया और अपने स्पेशल रिंग से अपना फोन निकाला। जाने से पहले उन्होंने अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों को बताया था कि वे एक सप्ताह तक व्यस्त रहेंगे और उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा, ताकि वे मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उनका फोन भी एक विशेष घेरे में रखा गया था, जिससे उन्हें कोई भी कॉल या संदेश प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अपना फोन चालू करते ही उन्हें तुरंत कई संदेश प्राप्त हुए। एक संदेश ध्रुव की ओर से आया था, जिसमें बताया गया था कि आरिफ खान और मयंक का इलाज हो चुका है और लक्ष्य द्वारा छोड़े गए पैसों की बदौलत उनके चिकित्सा खर्चों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। उन्हें लगभग आधे महीने में अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है, इसलिए लक्ष्य को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और संदेश दरअसल मलिक ठाकुर की ओर से था। लक्ष्य, तू ये कायर कहाँ छिपा हुआ था? मुझे पता है तू 1.5 महीने छिपना चाहता है। फिर जब दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर खुलेगा तब बाहर आएगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं, चाहे तू छिप जाए, तेरा परिवार नहीं छिप सकता। मुझे उनसे निपटने का मौका कभी न कभी मिल ही जाएगा। और अंकिता राव आखिरकार मेरी ही होगी। मेंढक हंस का मांस खाने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर तुझे यकीन नहीं है तो दोंग में आकर मुझसे मिल। मैं यहां प्रशिक्षण ले रहा हूं। हिम्मत है तो? ये संदेश देखते ही लक्ष्य का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया।
मलिक ठाकुर ने मार्शल आर्टिस्टों के बीच के नियमों की अवहेलना करते हुए उसके परिवार को धमकी दी। हालांकि अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे शब्द एक खतरनाक संकेत थे और लक्ष्य किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देगा। और अंकिता के बारे में, लक्ष्य को अंकिता की भावनाओं पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? अगर वो गायब हो जाए तो क्या होगा? भविष्य में क्या होगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? मलिक ठाकुर का मामला सुलझाना जरूरी था और डोंग से मिलना भी जरूरी था। उनके संदेशों के अलावा उनकी मां लीला का भी एक संदेश था, जिसमें उन्होंने लक्ष्य को बताया कि वीर मीनाक्षी ने उन्हें ढूंढते हुए घर पर फोन किया था। लीला ने उत्साहपूर्वक वीर मीनाक्षी को अपने घर आने का निमंत्रण भी दिया, लेकिन जब वीर मीनाक्षी ने सुना कि लक्ष्य घर पर नहीं है, तो वो नहीं आई। लीला ने लक्ष्य के लिए एक संदेश भी छोड़ा, जिसमें उसने पूछा कि क्या वो और वीर मीनाक्षी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगर हां, तो उसे जल्द ही घर ले आए, क्योंकि लीला को अपनी होने वाली बहू बहुत पसंद थी। ये संदेश देखकर लक्ष्य का सिर चकरा गया। उसका और वीर मीनाक्षी का रिश्ता नामुमकिन था। वो उसे पसंद नहीं करता था और उसे यकीन था कि वीर मीनाक्षी कभी इतनी जल्दबाजी में घर फोन नहीं करेगी। कहीं कुछ और ही तो चल रहा है, लेकिन अब कोई सुराग न होने के कारण लक्ष्य अनुमान नहीं लगा सका। फिर उसने मार्शल आर्टिस्ट फोरम में लॉगिन करके देखा कि हाल ही में कुछ हुआ है या नहीं। फोरम में लॉगिन करने के बाद उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से कई पोस्ट देखे जिनमें उनकी आलोचना की गई थी। इसका कारण यह था कि ऑनलाइन कई चैलेंज पोस्ट सामने आए थे और स्थान आश्चर्यजनक रूप से डोंग था। मलिक ठाकुर, वीर प्रताप के ओल्ड हु, ब्लड हैंड स्क्वाड के रवि कुमार और गरुड़ के आर्यन की ओर से भी पोस्ट थे। यहां तक कि कई अज्ञात मार्शल आर्टिस्ट भी लक्ष्य को चुनौती दे रहे थे। मार्शल आर्टिस्टों के बीच चुनौतियां लगभग हर दिन होती थी, जब तक सबूत के तौर पर कोई पोस्ट मौजूद होती थी। ऐसी चुनौती में मरना व्यर्थ था और कोई दखल नहीं देता था। इस दौरान लक्ष्य अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। बर्फ शहर के नंबर 1 योद्धा का खिताब ही कई लोगों के लिए ईर्ष्या और जलन का कारण बन गया था। कुछ लोग सचमुच लक्ष्य का सम्मान नहीं करते थे और उन्हें चुनौती देना चाहते थे, जो कि स्वाभाविक था। वहीं कुछ लोग इसका इस्तेमाल प्रसिद्धि और अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे थे। लक्ष्य ने अपने पिछले जीवन में ऐसी चीजें देखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब ये उसके साथ हो रहा था। ये पोस्ट एक सप्ताह पहले से दिखने शुरू हुए थे। पहले तो लोग ऐसे व्यवहार की निंदा करते और लक्ष्य का बचाव करते, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और लक्ष्य ने किसी भी पोस्ट का जवाब नहीं दिया या सामने भी नहीं आए, तो उन्हें चुनौती देने वाले लोग लॉटरी जीतने की तरह उत्साहित हो गए। वे जोश में आ गए और लगातार ऑनलाइन लक्ष्य की निंदा करते हुए उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने लगे। उदाहरण के लिए, उस आर्यन नाम के लड़के ने कहा, लक्ष्य, तुम झुग्गी बस्ती के गरीब लड़के, क्योंकि तुम्हारे परिवार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सट्टेबाजी हमेशा से तुम्हारी खासियत रही है। मैंने पहले ही जांच कर ली है। मैंने गलती से अपनी दुकान पर जो मानसिक शक्ति बढ़ाने वाली औषधि रखी थी, वो तुमने तुरंत खरीद ली। मैंने मूल रूप से इसकी कीमत 10 लाख रखी थी, लेकिन टाइपिंग में गलती से 100 रुपए लिख दिए और तुमने उसे खरीद लिया। जब मैंने उसे वापस मांगा तो तुमने मना कर दिया। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में पैसा नहीं देखा? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे कुछ लाख की परवाह नहीं है। मैं तुम्हें दे रहा हूं। मुझे तुम्हारी इज्जत का डर नहीं है और मैं तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत करता हूं। इस नीच बदमाश, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो दोंग में मिलते हैं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ये रही तस्वीर। उस पोस्ट में लक्ष्य के खाते से उनके स्टॉल से औषधि खरीदने के कई स्क्रीनशॉट भी शामिल थे। नेटिज़न्स ने जांच करके पुष्टि की कि आर्यन की औषधि वास्तव में लक्ष्य द्वारा खरीदी गई थी, क्योंकि आजकल हर कोई असली नामों का इस्तेमाल करता है और कोई भी बिना पता लगाए नहीं रह सकता है। इस बिंदु से कई लोगों का मानना था कि लक्ष्य का चरित्र समस्याग्रस्त था
और चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो सम्मान के योग्य नहीं था। कुछ लोग जो पहले से ही लक्ष्य से ईर्ष्या करते थे, वे लक्ष्य विरोधी बन गए। आर्यन की पोस्ट के अलावा अन्य लोगों ने लक्ष्य द्वारा अपनी स्नातक परीक्षा के परिणामों में हेराफेरी करने के उदाहरणों को सूचीबद्ध किया। अब सभी इस बात पर सहमत थे कि लक्ष्य जन्मजात तेज धावक था, लेकिन स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान उसकी मुक्केबाजी की गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया की जांच से उसकी वर्तमान ताकत में काफी अंतर पाया गया। अगर लक्ष्य ने पहले ही अपनी जन्मजात तेज धावक होने की पहचान उजागर कर दी होती, तो शायद उसे बहुत पहले ही किसी मार्शल आर्ट अकादमी में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया होता। लेकिन उसने जानबूझकर इसे छिपाया, जिसके पीछे निश्चित रूप से कोई गुप्त उद्देश्य था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि लक्ष्य के इरादे बुरे थे। वो बेहद चालाक था और वो जिस भी मार्शल आर्ट अकादमी में रहता, उसके लिए खतरा साबित होता। कुछ लोगों का दावा था कि लक्ष्य ने रूसी मार्शल आर्टिस्टों से लड़ने के अवसर का फायदा उठाया, जानबूझकर अधिक शुल्क लिया, और अब तो उसे बेस शहर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ व्यापार करने का अधिकार भी मिल गया है। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ाई का इस्तेमाल करना था। राष्ट्रीय और जातीय प्रतिष्ठा की अवहेलना करना, व्यापक दृष्टिकोण का अभाव एक विशिष्ट खलनायक का व्यवहार था। हालांकि वीर प्रताप के साथ लड़ाई में लक्ष्य ने कई लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन आखिरकार वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ ही सबसे पहले हवा से गिरता है। बहुत से लोग लक्ष्य से ईर्ष्या करते थे और तरह तरह के बहाने बनाकर उस पर हमला करते थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लक्ष्य के तरीके क्रूर थे। उसने रूसी तिकड़ी को क्यों मारा? क्या मार्शल आर्टिस्टों के बीच मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का उद्देश्य दोस्ताना आदान प्रदान नहीं होता? क्या उन्होंने इससे पहले वीर प्रताप के आरव और सौरभ को मारा था? इसलिए कुछ लोगों ने लक्ष्य को कसाई की उपाधि से भी पुकारा। बेशक अब भी ज्यादा लोग लक्ष्य का समर्थन कर रहे थे। आखिरकार रूसियों पर लक्ष्य की जीत आइस सिटी में वाकई संतोषजनक थी और लक्ष्य दिखने में भी काफी आकर्षक थे, जिससे उन्हें कई महिलाओं का समर्थन प्राप्त था। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।